हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। तो गाइज कोऑर्डिनेट प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट प्लेन, इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। तो गाइज एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। और इसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यूज होने वाले फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले दो फॉर्मूला हैं, जिसमें पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला और सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला। और लास्ट में हमारा टॉपिक रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर गाइज हमें किसी भी साइड की यहाँ पर लेंथ नहीं दी जाएगी, हमें ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर गिवन होंगे और उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम एक ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करना सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Coordinate geometry is the study of geometric shapes 2D and 3D by plotting them in the coordinate axis। Geometric shapes को coordinate axis के अंदर प्लॉट करना यानी कि ड्रॉ करने की स्टडी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जो शेप्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल, जिसको हम शॉर्ट के अंदर 2D और 3D भी कह सकते हैं। 2D शेप्स गाइज वो शेप्स होती हैं जिसके अंदर 2 डायमेंशन होती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, पैराबोला, ये सभी 2D शेप्स होती हैं क्योंकि इसके अंदर हम इनकी लेंथ और ब्रेथ को ही मेजर कर सकते हैं। ना तो इन शेप्स की कोई हाइट होती है और ना ही इसकी कोई डेप्थ होती है, यानी कि ना तो इनकी कोई ऊंचाई होगी और ना ही इनकी गहराई होती है। और जो 3D शेप्स हैं इसके अंदर 3 डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ, ब्रेथ और साथ में या तो इसकी हाइट होगी या फिर इसकी डेप्थ होगी, यानी कि या तो ऊंचाई होगी या फिर गहराई होगी। फॉर एग्जाम्पल स्फीयर, सिलेंडर, कॉन, क्यूब, क्यूबॉइड। इन शेप्स के अंदर हम लेंथ और ब्रेथ के साथ इनकी हाइट को भी मेजर कर सकते हैं। अब इन शेप्स को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर कैसे प्लॉट करते हैं इस बात को समझिए। 2D स्पेस वो स्पेस है जिसकी 2 डायमेंशंस होंगी, एक लेंथ और एक ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के अंदर जो फर्श है वो एक 2D स्पेस है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी नोटबुक का जो पेज है वो भी एक 2D स्पेस है। और गाइस 2D स्पेस को हम प्लेन भी कहते हैं। प्लेन के बारे में आप सभी जानते हैं, प्लेन क्या है? प्लेन एक फ्लैट सरफेस रीजन होता है। तो हमारा फर्श भी बिल्कुल फ्लैट होता है और जो पेज है वो भी फ्लैट है, यानी कि ये दोनों प्लेन के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं 3D स्पेस की। तो गाइस 3D स्पेस वो स्पेस होता है जहां पर लेंथ और ब्रेथ के साथ या तो स्पेस की हाइट होगी या फिर डेप्थ होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रूम है वो या तो क्यूब की शेप का होता है या फिर क्यूबॉइड की शेप का होता है, जिसके अंदर 6 प्लेन सरफेस होते हैं। इन 6 प्लेन सरफेस में से 3 प्लेन सरफेस एक वर्टेक्स के ऊपर आकर मिलते हैं। तो इस तरह से बने हुए स्पेस को कहा जाता है 3D स्पेस, यानी कि 3D स्पेस 3 प्लेन का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए गाइज, जिस स्पेस के अंदर जितनी डायमेंशंस होंगी उतने ही उसके एक्सिस होते हैं। 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर 2 डायमेंशंस होती हैं, तो इसके अंदर एक्सिस भी 2 होंगे। एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। और 3D स्पेस के अंदर 3 डायमेंशंस होती हैं, तो इसके एक्सिस भी 3 होंगे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। आपके रूम के अंदर 3 प्लेन जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं वहां से आपको 3 एक्सिस दिखाई देंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर जो प्लेन फॉर्म करते हैं उसको एक्स वाई प्लेन कहा जाता है। इसी तरह से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मिलकर जो प्लेन फॉर्म करेंगे उसको वाई जेड प्लेन कहेंगे। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस मिलकर जिस प्लेन को फॉर्म करते हैं उसको कहा जाता है एक्स जेड प्लेन। यानी कि 3D स्पेस के अंदर 3 प्लेन होते हैं, एक एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड प्लेन और एक एक्स जेड प्लेन। और 2D स्पेस के अंदर एक प्लेन होता है जिसको कहा जाता है एक्स वाई प्लेन। तो गाइस जितनी भी 2D शेप्स हैं उनको ड्रॉ किया जाता है 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, यानी कि एक प्लेन के ऊपर। और 3D शेप्स को जहां पर ड्रॉ किया जा सकता है उसको कहते हैं 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, या फिर इसको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं।
अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। द कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए 2 डायमेंशन सरफेस फॉर्म्ड बाय 2 नंबर लाइंस। एक 2 डायमेंशन सरफेस यानी कि 2D सरफेस, जिसको हम प्लेन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक प्लेन के ऊपर जब हम 2 नंबर्स लाइन को ड्रॉ कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। देखिए गाइस, 9th क्लास में आपने ग्राफ बनाना सीखा था, और ग्राफ क्या है, ग्राफ एक प्लेन है। प्लेन का मतलब ग्राफ एक फ्लैट सरफेस रीजन है। तो ग्राफ के ऊपर अगर हम इस तरह से 2 नंबर लाइंस को ड्रॉ कर दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट प्लेन। 1 नंबर लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंड इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। और इन नंबर लाइंस में से जो लाइन हॉरिजॉन्टल है उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। द अदर नंबर लाइन इज वर्टिकल नंबर लाइन एंड इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। और जो वर्टिकल नंबर लाइन है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। द 2 एक्सिस मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। और जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस मीट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर जो एक्सिस है वो हमारा एक्स पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन के हैंड साइड में जो एक्सिस है वो होता है एक्स नेगेटिव। इसी तरह से ओरिजिन के ऊपर की तरफ जो एक्सिस है वो हमारा वाई पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से नीचे की तरफ जो एक्सिस है वो होता है वाई नेगेटिव। तो इस तरह से ये दोनों एक्सिस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। इस वाले क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर किसी भी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। फिर इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट है उस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। वी कैन यूज द कोऑर्डिनेट प्लेन टू लोकेट पॉइंट्स। और गाइस, कोऑर्डिनेट प्लेन का यूज किसी पॉइंट की लोकेशन यानी कि उसकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए किया जाता है। और कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करते हैं। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ए कोऑर्डिनेट इज एन एड्रेस which helps to locate a point in coordinate plane। कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स हमारी हेल्प करते हैं, जिसमें से एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो कहने का मतलब है कि एक पॉइंट को लोकेट करने या उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए उस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसमें से एक को हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और एक को हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमें इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर इस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करना है। तो गाइस, सबसे पहले पॉइंट देखिए कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पॉइंट का वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। तो ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, और ये परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी 4 यूनिट हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट के लिए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा 4। अब वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल होता है वाई एक्सिस के। तो गाइज, वाई एक्सिस पर ओरिजिन से इस पॉइंट के बिल्कुल सामने ये डिस्टेंस है 5 यूनिट, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस के पैरेलल है,
तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 5 यूनिट, यानी कि इस पॉइंट के लिए हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5। तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, ये पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है जहां पर x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट है 5। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हम एक और मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए गाइस, जिस पॉइंट के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं उस पॉइंट से अगर हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर जाकर टच होगा वो हमारा x एक्सिस होगा। तो यहां पर x एक्सिस हमारा हो जाएगा 4। और इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर y एक्सिस पर जिस पॉइंट पर जाकर टच होगा वो हमारा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, यानी कि इस पॉइंट के लिए हमारा y कोऑर्डिनेट कितना है 5। तो किसी पॉइंट के लिए हम कोऑर्डिनेट्स इन दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें इस पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले देखेंगे कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है जहां पर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। और इस पॉइंट से अगर हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास -5 आ रहा है, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट हमारा होगा -5। और इस पॉइंट से अगर हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है 6, यानी कि इस पॉइंट के लिए हमारा y कोऑर्डिनेट होगा 6। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर है तो उस पॉइंट के लिए y का वैल्यू 0 होगा, यानी कि उस पॉइंट के लिए हमारा y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। मान लीजिए कि हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा 5 और y कोऑर्डिनेट 0। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट हमारा y एक्सिस के ऊपर है तो y एक्सिस पर किसी पॉइंट के लिए हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होगा। मान लीजिए कि y एक्सिस पर हमारा पॉइंट यहां पर है, तो पॉइंट हमारा y एक्सिस पर है तो यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y का वैल्यू है 4, तो इस पॉइंट के लिए हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। अब हम इसके बाद इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसको समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो गाइस, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया जाता है एक कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर यहां पर एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। तो इस पॉइंट के बिल्कुल सामने x एक्सिस पर ये हमारा वैल्यू होगा x1 और इस पॉइंट के बिल्कुल सामने y एक्सिस पर ये वैल्यू हमारा होगा y1। और एक कोई दूसरा पॉइंट हम यहां पर ले लेते हैं B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। तो इस पॉइंट से x एक्सिस पर यहां पर जो वैल्यू होगा वो x2 होगा और इस पॉइंट के बिल्कुल सामने y एक्सिस पर यहां पर जो वैल्यू है वो होगा y2। अब इसके बाद हम पॉइंट A और B से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर x एक्सिस को टच कर रहे हैं उन पॉइंट्स को हम नेम दे देते हैं पॉइंट C और ये पॉइंट D। अब हम पॉइंट से लाइन BD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से यहां पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा और इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं पॉइंट E। फिर इसके बाद हम पॉइंट A और B को ज्वाइन करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल AEB, जिसके अंदर एंगल E 90 डिग्री का है। तो देखिए गाइज, इस ट्रायंगल के अंदर जो AE ये x एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस पर ओरिजिन से यहां तक कितना डिस्टेंस है x2 और ओरिजिन से यहां तक कितना डिस्टेंस है x1। तो अगर हम x2 डिस्टेंस से x1 डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस रह जाएगा जो कि इस ट्रायंगल के बेस के पैरेलल है। तो ये डिस्टेंस कितना है x2 माइनस x1 और ये डिस्टेंस पैरेलल है बेस AE के, यानी कि AE का वैल्यू कितना हो गया x2 माइनस x1। इसी तरह से जो BE है वो y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस पर ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस है y2 और ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस है y1। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा y2 माइनस y1 और ये डिस्टेंस पैरेलल है BE के, तो BE का वैल्यू हो जाएगा y2 माइनस y1। अब देखिए गाइज, ये ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल है, तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस राइट ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है
जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है, यानी कि साइड ए बी। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर, और बेस यहाँ पर क्या है ए ई, जिसका वैल्यू है x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, साइड बी ई, जिसका वैल्यू है y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि साइड ए बी, और यहां पर हमारे पास ए बी का स्क्वायर है, इसलिए हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने पर यह बन जाएगा ए बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, और इज इक्वल टू में कितना है x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लेंगे स्क्वायर रूट। अब देखिए गाइज, हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते हैं, तो ए बी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। तो ये बन गया गाइज हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और उन पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, और कोई पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 7। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, या तो हम ए से बी तक का डिस्टेंस निकाल लें या फिर बी से ए तक का डिस्टेंस निकाल लें, तो डिस्टेंस हमारा सेम ही रहेगा। तो जो अल्फ़ाबेट हमारा पहले होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 और y1 मानेंगे, और जो अल्फ़ाबेट हम बाद में लिखेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स को हम मानेंगे x2 और y2। जैसे अगर हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2, और अगर हम बी ए डिस्टेंस निकालते हैं तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। तो पॉइंट ए के अंदर ये हमारा हो जाएगा x1 और ये होगा y1। इसी तरह से पॉइंट बी के अंदर ये हमारा हो जाएगा x2 और ये होगा y2। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारा डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू में ये हो जाएगा अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना है 5 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 3, फिर इसका लेना है स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4, और इसका भी लेना है स्क्वायर। इसके बाद अंडर रूट रहेगा एज इट इज 5 माइनस 3 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4, प्लस 7 माइनस 4 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 9। अब इसके बाद अंडर रूट हमारा रहेगा एज इट इज, और 4 प्लस 9 कितना होता है 13। तो यहां पर डिस्टेंस ए बी ये हमारा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 13 के। और गाइज इस फॉर्मूला के अंदर हम x2 माइनस x1 की जगह पर x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, और y2 माइनस y1 की जगह पर y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। और किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव ही आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम x2 माइनस x1 करते हैं तो वो हमारे पास 4 आता है, और अगर हम x1 में से x2 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास -4 आएगा, और पावर में हमारे पास स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए गाइज, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 16 आएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे पास 16 ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर हम x2 माइनस x1 की जगह पर x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, और y2 माइनस y1 की जगह पर y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। या फिर एक और मेथड है जिससे x1 y1 और x2 y2 का जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो देखिए गाइज, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से जो बड़ा है उसमें से हमें छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए बी डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे जो x का बड़ा कोऑर्डिनेट है उसमें से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
यानी कि 5 माइनस 3 और इसका लेंगे स्क्वायर, प्लस में y कोऑर्डिनेट्स में से जो बड़ा कोऑर्डिनेट है उसमें से छोटा कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बड़ा कोऑर्डिनेट यहाँ पर 7 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 और इसका लेंगे स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे। तो अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 5 माइनस 3 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस में 7 माइनस 4 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9, इज इक्वल टू में इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 13। तो दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 4 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 8। तो यहां पर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट्स में से जो बड़ा कोऑर्डिनेट है 7 उसमें से छोटा कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 और इसका लेंगे स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट्स में से जो बड़ा कोऑर्डिनेट है 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे छोटा कोऑर्डिनेट 4 और इसका हमें लेना है स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर 7 माइनस 3 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 8 माइनस 4 करने पर ये भी 4 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना होगा 16। अब 16 प्लस 16 तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 32। तो गाइस दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, तो उसको समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए गाइज, अगर हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है और उस लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, जैसे ए बी यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। और इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। और ये जो पॉइंट C है ये इस लाइन सेगमेंट AB को m1:m2 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स x और y को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला को डिराइव करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पॉइंट A, C और B से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब पॉइंट A से जो परपेंडिकुलर हमने x एक्सिस पर ड्रॉ किया है ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना होगा x1। और जो परपेंडिकुलर हमने पॉइंट C से ड्रॉ किया है वो इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या होगा x, क्योंकि x1 पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है और x पॉइंट C का कोऑर्डिनेट है। और जो परपेंडिकुलर हमने पॉइंट B से ड्रॉ किया है वो यहाँ पर टच कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x2। इसी तरह से पॉइंट A के सामने y एक्सिस पर यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा y1 और पॉइंट C के सामने y एक्सिस पर इसका वैल्यू हो जाएगा y। और पॉइंट B के सामने y एक्सिस पर यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो होगा y2। अब x एक्सिस पर जो पॉइंट्स हैं इनको हम नेम देंगे पॉइंट D, पॉइंट E और पॉइंट F। फिर इसके बाद पॉइंट A से लाइन CE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को नेम देंगे पॉइंट G। और पॉइंट G पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। फिर इसके बाद पॉइंट C से लाइन BF पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को नेम देंगे पॉइंट H। और पॉइंट H पर भी एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि हमने C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BF पर। अब देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, ट्रायंगल ACG और ट्रायंगल CBH। अब देखिए गाइज, इस ट्रायंगल के अंदर G एंगल 90 डिग्री का है और बड़ी ट्रायंगल के अंदर H एंगल 90 डिग्री का है। तो एंगल G इज इक्वल टू में एंगल H और रीजन क्या लिखेंगे, ईच इज इक्वल टू में 90 डिग्री। और इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल A है और बड़ी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल C है ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। क्योंकि लाइन AG और CH ये दोनों x एक्सिस के पैरेलल हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी और लाइन AB इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल A इज इक्वल टू में एंगल C हो जाएगा क्योंकि ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो ट्रायंगल ACG के अंदर एंगल A इक्वल है ट्रायंगल CBH के अंदर एंगल C के, और रीजन में हम लिखेंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स।
तो देखिए गाइस, 6th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब देखिए गाइस, एंगल G इक्वल है एंगल H के, तो यहाँ पर G लिखेंगे और यहाँ पर H। फिर इसके बाद एंगल A इक्वल है एंगल C के, तो यहाँ पर एंगल A लिखेंगे और यहाँ पर एंगल C। अब देखिए ट्रायंगल ACG के अंदर A और G हमने लिख लिया है, तो क्या बच गया C, तो लास्ट में लिख देंगे C। और ट्रायंगल CBH के अंदर CH हमने लिख लिया है, तो क्या बच गया B, तो यहाँ पर लिख देंगे B। यानी कि ट्रायंगल AGC और ट्रायंगल CHB ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अगर हम AG साइड लेंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी CH, तो अपॉन में CH लिख देंगे, इज इक्वल टू अगर हम GC साइड लेंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, GC का करस्पॉन्डिंग होगा HB, इज इक्वल टू में अगर हम AC साइड लेते हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी CB, तो अपॉन में आ जाएगा CB। अब हम इन सभी साइड्स की वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए गाइज, AG का वैल्यू कितना होगा, ओरिजिन से पॉइंट E तक का डिस्टेंस कितना है x और ओरिजिन से पॉइंट D तक का डिस्टेंस कितना है x1। तो DE डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा x माइनस x1 और DE पैरेलल है AG के, तो इसका मतलब है कि AG का वैल्यू कितना हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में CH का वैल्यू क्या होगा, CH पैरेलल है EF के और ओरिजिन से F पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है x2 और ओरिजिन से E पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है x, तो EF डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा x2 माइनस x और EF पैरेलल है CH के, तो CH का वैल्यू क्या हो जाएगा x2 माइनस x इज इक्वल टू में अब हमें GC डिस्टेंस फाइंड करना है। तो GC डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम EC डिस्टेंस में से EG डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास GC डिस्टेंस आ जाएगा। तो EC डिस्टेंस इक्वल है y के और EG डिस्टेंस इक्वल है y1 के, तो GC डिस्टेंस हमारा इक्वल होगा इस डिस्टेंस के और ये डिस्टेंस कितना है y में से हमने y1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो GC की जगह पर हम क्या लिख देंगे y माइनस y1 अपॉन में अब हमें HB डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम FB डिस्टेंस में से FH डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास HB आ जाएगा और FB का लेंथ कितना है ओरिजिन से इस पॉइंट तक यानी कि y2 और FH का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से इस पॉइंट तक यानी कि y, तो FB माइनस FH यानी कि y2 माइनस y ये हो जाएगा HB। तो HB की जगह पर हम क्या लिख देंगे y2 माइनस y इज इक्वल टू में AC कितना है, AC हमारे पास M1 है अपॉन में CB कितना है, CB हमारे पास M2 है। अब देखिए गाइस, ये तीनों रेशियोज हमारे पास इक्वल हैं, तो यहां से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट रेशियो और थर्ड रेशियो को इक्वल रखते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू में M1 अपॉन M2। इसके बाद इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा M2 मल्टीप्लाई में x माइनस x1 इज इक्वल टू में M1 इंटू x2 माइनस x। अब M2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और M1 को इसके साथ, तो क्या आ जाएगा M2 मल्टीप्लाई में x माइनस M2 मल्टीप्लाई में x1 इज इक्वल टू में M1 इंटू x2 माइनस M1 इंटू x। अब जो x वाली टर्म्स हैं उसको हम एक साइड में रख लेंगे और जो दूसरी टर्म्स है उसको हम एक साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो M2x यहाँ पर रहेगा एज इट इज, यहाँ पर माइनस M1x है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा M1x इज इक्वल टू में M1x2 यहाँ पर रहेगा एज इट इज और यहाँ पर माइनस M2x1 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा M2x1। अब यहां से x कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने के बाद क्या बच गया M2 प्लस M1 इज इक्वल टू में यहां पर कितना रह गया M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू में M1 x2 प्लस M2 x1 रहेगा एज इट इज अपॉन में ये यहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा,
तो डिवाइड में कितना लिखेंगे, m1 प्लस m2। तो इस पॉइंट C के लिए यहां पर x कोऑर्डिनेट कितना है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब हम y कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे, तो यहां पर इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम सेकंड फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन को इक्वल रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 अपॉन में है y2 माइनस y इज इक्वल टू में है m1 अपॉन m2। अब इसके बाद इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, m2 मल्टीप्लाई में y माइनस y1 इज इक्वल टू में m1 मल्टीप्लाई में y2 माइनस y। अब m2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और m1 को इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, m2 इंटू वाई माइनस m2 इंटू y1 इज इक्वल टू में m1 इंटू y2 माइनस m1 इंटू वाई। अब जो y वाली टर्म्स है उसको हम एक साइड में शिफ्ट कर लेंगे, तो m2y यहाँ पर रहेगा एज इट इज, यहाँ पर माइनस m1y है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, m1y इज इक्वल टू में m1y2 यहाँ पर रहेगा एज इट इज, यहाँ पर माइनस m2y1 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस m2y1। अब यहाँ से हम y को कॉमन ले सकते हैं, तो y को लेंगे कॉमन, यहाँ पर क्या रह जाएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू में m1y2 प्लस m2 इंटू y1। अब यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, y इज इक्वल टू में ये यहाँ पर रहेगा एज इट इज m1y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस m2। यानी कि इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। और गाइज एक स्पेशल केस के लिए जब m1 और m2 दोनों का रेशो सेम हो, यानी कि इन दोनों का रेशो अगर 1:1 हो, m1 रेशो m2 इज इक्वल टू में ये हमारे पास अगर 1:1 है, तो x कोऑर्डिनेट हमारा इक्वल हो जाएगा, m1 भी यहाँ पर 1 है और m2 भी यहाँ पर 1 है, तो x इज इक्वल टू में हमारे पास कितना आ जाएगा, x2 इंटू 1 x2 प्लस में x1 इंटू 1 x1 और अपॉन में कितना आ जाएगा, m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर m1 रेशो m2 इज इक्वल टू में 1:1 है, तो x कोऑर्डिनेट इक्वल होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, y2 इंटू 1 y2 प्लस y1 इंटू 1 y1 और अपॉन में 1 प्लस 1 2। यानी कि अगर m1 रेशो m2 इज इक्वल टू में 1:1 है, तो y कोऑर्डिनेट हमारा किसके इक्वल होता है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसको सीखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब लास्ट में है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए गाइज, ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। अगर हमें ट्रायंगल का बेस पता हो और ट्रायंगल की हाइट पता हो, तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तब ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। या तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से पहले तीनों साइड्स की लेंथ को फाइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद हम हीरोन फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और हीरोन फॉर्मूला आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर हमें तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि ए बी की लेंथ फाइंड कर लेंगे, फिर बी सी लेंथ फाइंड कर लेंगे, फिर ए सी लेंथ को फाइंड कर लेंगे। और तीनों लेंथ फाइंड करने के बाद, यानी कि तीनों साइड्स निकालने के बाद हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करके ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। या फिर एक और मेथड है जिसकी हेल्प से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस फॉर्मूला है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 मल्टीप्लाई में y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई में y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई में y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज।
और गाइज इस फॉर्मूला को कैसे डेराइव करना है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा। तो गाइज ये था चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।